गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम प्लांट टिश्यू कल्चर स्टडी कर रहे थे, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने किस प्रकार से जीवों में वांछित जीन का स्थानांतरण किया जाता है इस विधि के बारे में अध्ययन किया था। तो देखिए, इसका मैं आपको एक छोटा सा बेसिक आइडिया हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि जो जीन ट्रांसफ़र है या जीन का जो स्थानांतरण है पादपों में, वांछित जीन का स्थानांतरण पादपों में दो तरीके से कर सकते हैं हम। एक तो होता है प्रत्यक्ष जीन का स्थानांतरण और एक होता है अप्रत्यक्ष जीन का स्थानांतरण। जो हमने प्रत्यक्ष जीन का स्थानांतरण पढ़ा था, इसमें वाहक की आवश्यकता नहीं होती थी। यह रासायनिक विधि से अथवा भौतिक विधि के द्वारा संपन्न हो सकता था। रासायनिक विधि में हमने बात की थी कि हम पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का उपयोग करते हैं, जबकि भौतिक विधि में जीनगण वैद्युत छिद्रण लिपोसोम एवं सूक्ष्म इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। तथा अप्रत्यक्ष जीन के स्थानांतरण में हमने एक्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस नामक बैक्टीरिया का यूज किया था, या हम वायरसेस का यूज कर सकते थे। और इसी में थर्ड विधि है इनप्लांटा तकनीक या इनप्लांटा टेक्निक, जिसमें हम क्या करते हैं, बीजों को बैक्टीरिया के साथ रखते हैं और बीज में ही बैक्टीरिया के द्वारा वांछित जीन का स्थानांतरण कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने जीन स्थानांतरण की तकनीक का अध्ययन किया। अब देखिए, जैसे ही हम पादपों में बाहर से वांछित डीएनए मटेरियल को स्थानांतरित करते हैं, तो इस प्रकार के पादपों को हम ट्रांसजेनिक पादप या आनुवांशिक रूपांतरित पादप कह देते हैं। तो इस तरह के पादपों को क्या बोलते हैं हम? ट्रांसजेनिक पादप या आनुवांशिक रूपांतरित पादप। क्या बोला जाता है इन्हें? जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, ऑर्गेनिज्म में जंतु और पादप दोनों शामिल है। अगर हम पादप की बात करते हैं तो इन्हें जीएम प्लांट्स बोल देते हैं, जबकि यदि हम जंतुओं की बात करते हैं तो इन्हें हम जीएम एनिमल्स यानी कि जेनेटिक मॉडिफाइड एनिमल्स कह देते हैं। क्लियर है? यह आपके उत्तम गुणों युक्त पादप होते हैं। वांछित उत्तम गुणयुक्त पादप कि जो जो लक्षण आपको आपके पादपों में चाहिए, वो सारे लक्षण आपको इन पादपों में मिलते हैं। कैसे निर्मित करेंगे इसे हम? आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा। आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अर्थात पुनर्योगज डीएनए तकनीक के द्वारा भी हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम इस क्रिया के लिए? देखिए, इसकी प्रक्रिया या स्टेप्स कि जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसे प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आप उपयुक्त जीन का चयन करेंगे, उपयुक्त डीएनए खंड का चयन करेंगे, इसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से कट करके उपयुक्त वाहक के साथ जोड़ देंगे। क्या कर देंगे हम? इसे उपयुक्त वाहक के साथ जोड़ देंगे। तो सबसे पहले उपयुक्त डीएनए खंड का चयन करना है, इसी के साथ उपयुक्त वाहक का भी आपको चयन करना है। इन दोनों को परस्पर जोड़ देंगे आप किसकी सहायता से? लाइगेज एंजाइम की सहायता से आप इसे क्या कर देंगे? जोड़ देंगे।
अब देखिए इन दोनों को जब हमने लाइगेज एंजाइम की सहायता से जोड़ दिया तो उपयुक्त वाहक कौन सा लेंगे हम जनरली बात कर चुके हैं, हम प्लाज्मिड को उपयोग में लेते हैं। अब देखिए इसकी संख्या बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, हम इसे परपोषी कोशिका में स्थानांतरित कर देते हैं। और सामान्यतः परपोषी कोशिका जीवाणु, यहाँ पे हम जो जीवाणु काम में लेंगे वो कौन सा जीवाणु काम में लेंगे, एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु। हम ई कोलाई भी काम में ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम किसका उपयोग कर रहे हैं, एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु को क्या करते हैं हम इसमें स्थानांतरण कर देते हैं। जैसे ही आपने एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु में इसका स्थानांतरण कर दिया तो वांछित डीएनए बहुत सारे प्राप्त हो जाएंगे आपके पास। एक डीएनए खंड से आपको बहुत सारे वांछित डीएनए खंड प्राप्त हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, आप इन रूपांतरित कोशिकाओं का चयन करेंगे और इसमें से आप वांछित जीन को पृथक करके उसकी अभिव्यक्ति कराएंगे और उसका एक्सप्रेशन कराएंगे। तो देखिए क्या कहा हमने, सबसे पहले हमने उपयुक्त डीएनए खंड का चयन किया, उस उपयुक्त डीएनए खंड को उपयुक्त वाहक के साथ जोड़ दिया। किसकी सहायता से जोड़ेंगे, लाइगेज एंजाइम की सहायता से जोड़ देंगे। अब इसे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर दिया। इससे आपकी कोशिकाओं में यह है जो वांछित डीएनए खंड है वह पहुंच जाएगा। अभी कैसी हो जाएगी आपकी रूपांतरित कोशिका। इस रूपांतरित कोशिका की संख्या में वृद्धि होने पर इससे हम वांछित जीन को या डीएनए खंड को पृथक करके उसका एक्सप्रेशन कर देंगे, अर्थात उसमें से हम वांछित जीन की अभिव्यक्ति करा लेंगे। इस तरीके से हम आनुवांशिक रूपांतरित पादपों का निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए इन आनुवांशिक रूपांतरित पादपों को ही हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसजेनिक पादप। इन्हें ही हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसजेनिक पादप। ऐसे पादप जिनके पास किसी अन्य जीव का डीएनए है उन्हें क्या बोल देंगे, ट्रांसजेनिक या पराजीनी पादप। तो तीनों का सेम ही मतलब है, चाहो तो आप पराजीनी पादप कह दीजिए, चाहो तो आप ट्रांसजेनिक पादप कह दीजिए, और चाहो तो आप जेनेटिकली मॉडिफाइड पादप कह दीजिए। क्लियर हुआ। अब देखिए इन जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स के क्या क्या उपयोग हैं और किस तरीके से हम कृषि में इनका उपयोग कर सकते हैं। तो हमारा आज का नेक्स्ट पॉइंट है कृषि में इन पराजीनी पादपों का उपयोग। तो अब हमारा टॉपिक है पराजीनी पादपों का उपयोग। या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स की कृषि में उपयोगिता। कि इन पराजीनी पादपों का हम कृषि में कैसे कैसे और क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली इसकी उपलब्धि है कीट प्रतिरोधकता पादप, कीट प्रतिरोधी पादप। देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जो पादप निर्मित होते हैं, इन पादपों पर सूक्ष्म जीवों का संक्रमण नहीं होता है। इनमें सूक्ष्म जीवों के द्वारा या सूक्ष्म कीटों के द्वारा रोग उत्पन्न नहीं किया जा सकता। इनके प्रति क्या होते हैं, ये प्रतिरोधी होते हैं। इसी तरह की कीट प्रतिरोधकता वाले पादपों में हमने बीटी कपास, बीटी बैंगन आदि का निर्माण किया है। लेकिन अभी इनके उत्पादन पर रोक लगी हुई है क्योंकि वर्तमान में इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि लंबे समय के बाद इनके द्वारा जंतुओं में या पादपों में या वातावरण पर कोई दुष्प्रभाव पड़ सकता है। तो देखिए क्या होता है इस कीट प्रतिरोधकता पादप में, या क्या है ये बीटी कपास या बीटी बैंगन। यहाँ पे जो बीटी वर्ड है, इस बीटी वर्ड से मतलब है बैसिलस थुरिंजिएसिस। बीटी किसको दर्शा रहा है,
बैसिलस thuringiensis। देखिए बीटी से तात्पर्य है बैसिलस thuringiensis। यह जो बीटी यानी कि बैसिलस thuringiensis जीवाणु है कहाँ पाया जाता है? नेचुरली मृदा में। यह एक जीवाणु का नाम है और यह जीवाणु मृदा में उपस्थित होता है। इस जीवाणु के पास एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसका नाम है क्राई प्रोटीन। क्या होती है? एक विशेष प्रकार की क्राई प्रोटीन होती है और यह प्रोटीन क्राई या क्रिस्टल जीन द्वारा नियंत्रित होती है। किसके द्वारा निर्मित होती है? क्रिस्टल जीन के द्वारा यह प्रोटीन नियंत्रित होती है। तो देखा हमने कि बैसिलस thuringiensis में क्राई प्रोटीन का एक निर्माण होता है और यह क्राई प्रोटीन क्राई जीन या क्रिस्टल जीन के द्वारा नियंत्रित होती है। यदि इस क्राई जीन को इस बैसिलस thuringiensis जीवाणु से निकालकर कपास के पादप में स्थानांतरित कर दिया जाए, कपास के पादप में स्थानांतरित कर दिया जाए तो इस प्रकार जो पादप निर्मित होगा उसे हम क्या बोल देंगे? बीटी पादप। और कपास का पादप इसलिए से क्या बोल दिया है? बीटी कपास। अब देखिए ऐसा हमने क्यों किया? हमने क्यों बीटी कपास का निर्माण किया? ये जो बीटी जीन है, इस बीटी जीन के द्वारा जो क्राई प्रोटीन निर्मित होता है, यह क्राई प्रोटीन कीटों के लिए हानिकारक होता है और यह कीटों के लिए एज ए विष काम करता है। कैसे काम करेगा? विष के समान कार्य करता है। तो देखिए क्राई प्रोटीन का काम क्या है? यह क्राई प्रोटीन कीटों के लिए हानिकारक होता है। यदि कीट इस बैसिलस thuringiensis जो जीवाणु है इसको खा लेते हैं तो कीट की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब यदि इस क्राई प्रोटीन को हमने कपास के पादप में क्या कर दिया? स्थानांतरित कर दिया। इसके लिए जो जीन है वो कहाँ स्थानांतरित कर दिया? आपने कपास के पादप में। यानी कि अब कपास के पादप में भी क्या बनेगी? क्राई प्रोटीन। अब यदि कीट इस कपास के पादप की पत्तियों का सेवन करते हैं भोजन के रूप में, या जो इसमें कॉटन की जो बॉल बनती है, पुष्प की जो डोडी बनती है जिससे आपको कॉटन प्राप्त होता है, उसे खाते हैं पादप, तो क्या हो जाएगा? क्राई प्रोटीन पहुंच जाएगा और कीट क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। हमने किसी भी प्रकार के पेस्टिसाइड का यानी कि कीट को नष्ट करने वाली औषधि का निर्माण नहीं किया, अपितु पूरे पादप को ही एज ए हमने किलर कॉटन के रूप में काम में ले लिया। अब यह कॉटन, यह जो कपास का पादप है, ये क्या कर रहा है? आपके जीवों को मारने का काम कर रहा है। इसीलिए इसे हमने क्या बोल दिया है? किलर कॉटन। कॉटन मीन्स कपास, तो मारक कपास इसका नाम हमने रख दिया है। तो देखिए इस तरीके से हमने बीटी बैंगन का भी निर्माण किया है। तो कीट प्रतिरोधी पादपों का निर्माण हम पराजीवी पादपों के रूप में कर सकते हैं। इसको जो ये आपके पास बीटी कपास बना, यह एज ए बायोपेस्टिसाइड, या हम इसे कह सकते हैं कि जैव कीटनाशी। इस बीटी कपास का उपयोग हम बायोपेस्टिसाइड्स या जैविक कीटनाशी के रूप में भी हम इसे काम में ले सकते हैं कि हमने कोई कीटनाशी काम में नहीं लिया, हमने किसी विषैले पदार्थ का स्प्रे नहीं किया, अपितु इन पादप की पत्तियों को, जो पादप की पत्तियां कीटों का भोजन है, उस भोजन को खाने से ही कीटों की क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। देखिए वर्तमान में इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वर्तमान में कोई विपरीत प्रभाव इसका दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि जो जीव, वो कीट हो सकते हैं, वो अन्य सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, जो इस कपास के पादप के ऊपर निर्भर है, उनके ऊपर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। और हम जानते हैं कि परिस्थिति में या पारिस्थितिकी में हर जाति का अपना महत्व है, तो इस तरीके से हम किसी भी जाति को नष्ट नहीं कर सकते। और वर्तमान में तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आया है, लेकिन लंबे समय के बाद हो सकता है इस कपास की पत्तियों को आप मवेशियों को खिला दें,
उनके ऊपर कोई हानिकारक प्रभाव आ जाए, और उन मवेशियों का दूध यदि हम यूज करते हैं भोजन के रूप में तो वो प्रभाव हम पर भी दिखाई दे सकता है। तो इसीलिए अभी इन पराजीनी पादपों का ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाता है। इनका क्या किया जा रहा है, नियंत्रित उपयोग किया जा रहा है। वैज्ञानिकों की देख रेख में क्या किया जा रहा है, इनका नियंत्रित उपयोग किया जा रहा है। तो आज हमने पराजीनी पादप का एक उपयोग देखा कीट प्रतिरोधकता के रूप में। इसी में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कि शाकनाशी प्रतिरोधकता, कि खरपतवार का भी कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा ऐसे पादपों पर। इसी के साथ साथ आप इसमें फलों को लंबे समय तक परिपक्व भी बनाए रख सकते हैं। फल लंबे समय तक खराब यहाँ पे नहीं होते, ताजे बने रहते हैं। तो आगे आने वाले वीडियो में हम पराजीनी पादपों के और भी उपयोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।